प्रीवियस क्लास में हम ऑक्सीलेटर क्वेश्चन देख रहे थे। ऑक्सीलेटर की क्वेश्चन सीरीज चल रहा था। कुछ नए वेराइटीज का कुछ क्वेश्चन और बचा है। ये क्वेश्चन सीरीज का लास्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। इन हार्टले ऑक्सीलेटर कैलकुलेट L2 इफ L1 इक्वल टू 15 मिली हेनरी। ठीक है, क्वेश्चन वाला बोल रहे हैं कि एक हार्टले ऑक्सीलेटर है जिसमें L2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। आप सबको पता है कि हार्टले ऑक्सीलेटर एक एसी ऑक्सीलेटर होता है जिसका फीडबैक नेटवर्क दो इंडक्टर और एक कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन से बना होता है। ठीक है, कैलकुलेट L2 इफ L1 इक्वल टू 15 मिली हेनरी। ठीक है, L2 की वैल्यू निकालो। अगर L1 की वैल्यू क्या है, 15 मिली हेनरी है। C इक्वल टू 50 पिको फैरड, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 50 पिको फैरड का है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 5 माइक्रो हेनरी। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्वेश्चन वाले ने दे दिया है कि दोनों इंडक्टर के बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्रिएट होगा उस क्रिएटेड म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है वो कितना है, 5 माइक्रो हेनरी का है। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन इज 168 किलोहर्ट्ज। और जब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन क्या है, 168 किलोहर्ट्ज है, 168 किलोहर्ट्ज है। तो क्वेश्चन वाले ने सारे पैरामीटर की वैल्यू को दे दिया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस सर्किट के फीडबैक नेटवर्क पे यूज्ड इंडक्टर L2 की वैल्यू को पूछा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडक्टर L2 यूज्ड इन हार्टले ऑक्सीलेटर। सो देखते हैं हम, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन पैरामीटर्स, क्या क्या पैरामीटर्स दिए हैं उसको एक बार लिख डालते हैं। गिवन पैरामीटर्स क्या क्या दिया है, L2 इंडक्टर L1 की आपका इंडक्टेंस 50 मिली हेनरी। तो सबसे पहले मिली हटा दो तो 50 इंटू 10⁻³ हेनरी हो जाएगा L1। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो 50 पिको फैरड, क्वेश्चन वाला खुद से दिया है तो पी को हटा देते हैं तो 50 इंटू 10⁻12 फैरड। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया है उन्होंने क्वेश्चन वाला, एम की वैल्यू 5 माइक्रो हेनरी, माइक्रो हटा देते हैं, 5 इंटू 10⁻6 हेनरी। सबसे पहले हर एक पैरामीटर को SI यूनिट में कन्वर्ट किया कर। ठीक है, उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन दे दिया है 168 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो 168 किलो का मतलब 10⁻+3 और हर्ट्ज, इसको भी मैं SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन वाले ने मुझे एक ही चीज पूछा है कि उस सर्किट में यूज्ड इंडक्टर L2 की इंडक्टेंस वैल्यू क्या होंगे, ये पूछा है क्वेश्चन वाले ने। हमें हर पैरामीटर्स उन्होंने दे दिया। सबसे पहले तो हर एक गिवन पैरामीटर है उसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर डालो। अगर इंडक्टर है तो उसकी यूनिट हेनरी में रखना। कैपेसिटर की वैल्यू दिया है तो उसको ऑलवेज फैराड में रखो। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन दिया है तो उसकी वैल्यू को ऑलवेज आपको किस में रखना है, हर्ट्ज में रखना है। अगर किलो दिया है, मेगा दिया है, गीगा दिया है तो हर सबको हटा दो, उसके जगह में उसकी प्रॉपर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर डालो। ये होता है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम हार्टले ऑक्सीलेटर से हम जानते हैं, क्या जानते हैं हार्टले ऑक्सीलेटर से, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन F इक्वल टू क्या होता है, 1/2π √L इक्विवेलेंट इंटू C। F इक्वल टू 1/2π √L इक्विवेलेंट इंटू C होता है। L इक्विवेलेंट उस सर्किट में यूज्ड इंडक्टर की टोटल इंडक्टेंस है। ठीक है, C गिवन है, F गिवन है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर L इक्विवेलेंट की ही वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर डालते हैं। यहाँ पर वैल्यू जब पुट करेंगे तो
यहाँ पर एफ की वैल्यू 168 इंटू 10⁻+3 दिया है। फिर 1/2 पाई अंडर रूट एल इक्विलेंट इंटू सी का वैल्यू क्या दिया है 50 इंटू 10⁻−12 इतना दिया है ऐसा ये वैल्यू। अब मुझे एल इक्विलेंट निकालना है सबसे पहले, तो दोनों साइड को क्या कर देते हैं अपन स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना है तो ठीक है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड को स्क्वायर ले लो, तो 168 इंटू 10⁻+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों स्क्वायर लिया, ताकि यहाँ का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए और एल इक्विलेंट स्क्वायर रूट से बाहर हो जाए। तो ये हो जाएगा 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू एल इक्विलेंट इंटू 50 इंटू 10⁻−12 ऐसा है। एल इक्विलेंट निकालना है तो एल इक्विलेंट को एक तरफ ले आते हैं, एल इक्विलेंट इक्वल टू बाकी सबको एक तरफ, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर 50 इंटू 10⁻−12 इंटू 168 इंटू 10⁻+3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। एल इक्विलेंट निकालना है तो एल इक्विलेंट इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा टोटल इंडक्टेंस जो है वो उस सीरीज कॉम्बिनेशन का वो 17.94 इंटू 10⁻−3 इंडक्टेंस एट यूनिट है होगा हेनरी होगा। तो सबसे पहले तो मुझे टोटल इंडक्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे उस सर्किट का टोटल इंडक्टेंस मिल जाता है तो आसानी से उस सर्किट के लिए मैं L2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया एल इक्विवेलेंट। सो फॉर हार्टले ऑक्सीलेटर, ठीक है, हार्टले ऑक्सीलेटर के लिए क्या होता है, हार्टले ऑक्सीलेटर के लिए एल इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है L1 प्लस L2 प्लस क्या होगा ये 2M होगा। L1 प्लस L2 प्लस क्या होगा 2M टोटल इंडक्टेंस। ये 2M यहाँ पर M जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस है। आप लोग सोच रहे होंगे 2M क्यों लिए, क्योंकि इंडक्टर L1 के कारण सेकेंड इंडक्टर में म्यूचुअल इंडक्शन हो सकता है। सिमिलरली सेकेंड इंडक्टर L2 के कारण फर्स्ट इंडक्टर L1 में भी म्यूचुअल इंडक्शन हो सकता है। इस कारण यहाँ पर 2M हुआ है दोनों के वजह से। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं दिया है तो L इक्विवेलेंट इक्वल टू यू हैव टू टेक L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2, सिर्फ L1 प्लस L2 लेना रहेगा, यहाँ पर 2M कंसिडर मत करना। अगर प्रॉपर वहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू मेंशन किया रहेगा तभी आपको दोनों इंडक्टर के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसिडर करना है, अदरवाइज वहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस को आपको कंसिडर नहीं करना है। तो एल इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M हो गया। एल इक्विवेलेंट यहाँ पर निकाल दिया, रख देते हैं 17.94 इंटू 10⁻³ आ गया। ठीक है, L1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपको 15 दिया है मिली हेनरी में, 15 इंटू 10⁻³ L2 तो निकालना है, 2M म्यूचुअल इंडक्शन दिया है, क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस की 2 इंटू M की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर M की वैल्यू दिया है आपको 2 इंटू M के जगह में 5 माइक्रो हेनरी दिया है ये। ठीक है, रख दिया। अब यहाँ पर L2 बस अननोन है, बाकी सबको एक तरफ ले आओ, अननोन को एक तरफ ले आते हैं अपन। ठीक है, ठीक, तो अननोन है उसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो सबको L2 बस को एक तरफ रख देते हैं, बाकी सबको एक तरफ। तो L2 को एक तरफ रखेंगे तो L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.94 इंटू 10⁻³
ठीक है, -15 इंटू 10⁻³ -2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁶। जितना नोन है सबको एक तरफ कर दिया, अननोन को एक तरफ कर दिया, तो ये हो गया। तो L2 की वैल्यू कैलकुलेटर से पुट करोगे तो आपको मिलेगा, कौन सा बता रहा हूँ मैं सीधा, ये मिलेगा आपको 2.9394 इंटू 10⁻³ हेनरी मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वाले ने इसी L2 की वैल्यू पूछा था कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन 68 किलो हर्ट्ज है और सर्किट में यूज्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 50 पिकोफैराड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस 5 माइक्रो हेनरी है, L1 की वैल्यू 15 मिली हेनरी है, तो सर्किट में यूज्ड इंडक्टर L2 की इंडक्टेंस निकालो। उन्होंने बस यही पूछा है क्वेश्चन वाले ने। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन वाले ने जो चीज़ पूछा वो कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, सेकेंड क्वेश्चन दिया था आप लोग को, ये वाला असाइनमेंट दिया था, वो इसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ RC फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर शोन इन फिगर। ये दिए, क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि यहाँ पर सर्किट में जो सर्किट दिया है, सॉरी यहाँ पर मैं दोनों की वैल्यू को लिखना भूल गया क्वेश्चन से। आप फिलहाल यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि मुझे एम्पलीफायर का गेन अगर कैलकुलेट करना रहेगा तभी ये दोनों रजिस्टर की वैल्यू का ज़रूरत पड़ेगा। अदरवाइज फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म्स तो ये है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव सर्किट तो फीडबैक नेटवर्क होता है, तो आपको इस एम्पलीफायर सेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतने से मतलब है। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन वाले कभी यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू को नहीं दी है तो वहाँ पर एजम्पशन कर सकते हो, ये आपका RF रजिस्टर है, ये आपका RI रजिस्टर है, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इन्वर्टिंग मोड में ऑपरेट कर रहे हैं तो ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट क्रिएट करता है, और ये 3 स्टेज RC नेटवर्क का है, CR 3 स्टेज का है। 3 स्टेज का RC लेडर नेटवर्क बोलते हैं इसको, जिसमें 3 स्टेज RC सर्किट है वो कैस्केडिंग सीरीज ऑर्डर में कनेक्टेड है। मतलब इस RC का आउटपुट है इसके लिए इनपुट, इस RC का आउटपुट है वो इसके लिए इनपुट। ठीक है, तो जब भी किसी एक स्टेज का आउटपुट किसी अनदर स्टेज में इनपुट की तरह अप्लाई किया जाता है तो उस कनेक्शन को कैस्केडिंग कनेक्शन बोलते हैं, कैस्केडिंग सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। तो एक स्टेज का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट, दूसरे स्टेज का आउटपुट तीसरे के लिए इनपुट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 स्टेज RC जो नेटवर्क है वो कैस्केडिंग सीरीज ऑर्डर में क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, इंडिविजुअल एक स्टेज RC जो नेटवर्क है मैक्सिमम R और C की वैल्यू को इस टाइप से सेलेक्ट करते हैं कि एक सिंगल स्टेज RC जो नेटवर्क होता है मैक्सिमम 60 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करे। ठीक है, तो R और C की वैल्यू पर ही डिपेंड करता है। तो R और C की वैल्यू को इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं कि वो कितना डिग्री का फेज शिफ्ट क्रिएट करे, 60 डिग्री का करे। तो एक स्टेज जब 60 डिग्री का फेज शिफ्ट क्रिएट करेंगे तो दूसरा स्टेज भी 60 डिग्री एंड तीसरा स्टेज भी 60 डिग्री, तो 3 स्टेज मिलाकर कितना हुआ, 180 डिग्री। तो एक कंप्लीट फीडबैक नेटवर्क है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट क्रिएट करता है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी 180 डिग्री का करता है, तो ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, 180 प्लस 180 इक्वल टू 360। तो इस कंप्लीट क्लोज लूप पाथ पर टोटल फेज शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। और जब भी किसी क्लोज लूप पाथ पे टोटल फेज शिफ्ट की वैल्यू 360 डिग्री होंगे वो जो सर्किट है वो प्रॉपर ऑक्सीलेशन करना शुरू कर देता है। क्लियर हुआ?
तो ये क्वेश्चन वाले ने इस समय वैल्यू ना लिख करके अपने तरफ से एक सर्किट ड्रॉ कर दिया। सर्किट को देखने से पता चल जा रहा है कि ये जो सर्किट है बेसिकली आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर है। बेसिकली एक आरसी ऑक्सीलेटर है जिसका फीडबैक नेटवर्क है 3 स्टेज आरसी नेटवर्क है जिसको हम लेडर नेटवर्क बोलते हैं, और जो नेटवर्क है वो 3 स्टेज आरसी सर्किट के कैस्केडिंग सीरीज ऑर्डर से बना है। क्लियर हुआ? तो इसको सिंपली हम सर्किट को देख के वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन वाला इसमें वैल्यू ना दे करके सर्किट ड्रॉ कर दिया आपने। गिवन पैरामीटर्स आर रेजिस्टेंस ऑफ फीडबैक नेटवर्क आर इक्वल टू 10K, के मतलब किलो ओम, ठीक है। के को हटा देते हैं तो यहाँ पर 10⁻+3 मतलब 1000 से गुना करेंगे, ये एसआई में कन्वर्ट हो गया। फिर उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.001 म्यू एफ माइक्रोफैरड। फिर से यहाँ पर माइक्रो हटा देते हैं, 0.001 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और ये हो जाएगा फैरड। एसआई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल बनाओ, किसी भी सब्जेक्ट का बनाओ, किसी भी टॉपिक का न्यूमेरिकल बनाओ। सबसे पहले तो जितने भी पैरामीटर्स हैं हर पैरामीटर्स की वैल्यू को एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया करो, ठीक है। तो जब तक हम उसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक उसका आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली वैल्यूज को अगर सीधा पुट कर देते हो तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एसआई यूनिट में रजिस्टर है तो ओम में करो, कैपेसिटर है तो फैराड में करो, इंडक्टेंस है तो हेनरी में करो, फ्रीक्वेंसी है तो किस में करना है आपको, हर्ट्ज में करना है। ड्यूरिंग कैलकुलेशन लिखने के टाइम आप कैसा भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन में वैल्यू पुट करते समय एसआई। अब क्या जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर, ठीक है। आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर से क्या जानते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आरसी √6। ये ऐसा हमने कैलकुलेशन करके निकाला है, ठीक है। आप देखे ही होंगे हमने कैलकुलेशन किया तो एफ इक्वल टू क्या निकला, 1/2 आरसी √6 निकला था, ठीक है। अब हम सर्किट देखा तो मुझे आर का वैल्यू मिल गया, सर्किट देखा तो मुझे सी का वैल्यू भी मिल गया। अब इसमें पुट कर देते तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ईजिली निकल जाएगा। तो रख डालते हैं जो जो वैल्यू पता है गिवन पैरामीटर, 2π तो कांस्टेंट है, 2π बड़ा अंडर रूट हो गया, √6 बाहर में है। आर का वैल्यू क्या है 10 किलो, तो 10 × 10⁻+3। और सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू हो जाएगा 0.001 10⁻⁻6, ये ऐसा, ठीक है। ये √6 अलग है, बाहर में मल्टीप्लाई अलग है। अब इसको अगर आप कैलकुलेटर से पुट करके सॉल्व करोगे वैल्यूज तो आपको मिलेगा 6.467 × 10⁻+3 हर्ट्ज, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन वाले ने बस इतना ही पूछा था, उन्होंने सर्किट ड्रॉ कर दिया और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन पूछ दिया था। आपको सर्किट देख के समझना है कि वो ऑक्सीलेटर जो दिया है वो कौन सा ऑक्सीलेटर है। मैंने सर्किट को अच्छे से देखा तो मुझे पता चला कि वो सर्किट है वो आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर है। उसमें मैंने फीडबैक नेटवर्क को देखा तो मुझे मिल गया आर और सी की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो फिर मैंने सीधा यहाँ पर फार्मूला लगाया, वी नो दैट फ्रॉम आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर the frequency of generated signal is represented by f and f is given by 1/2 RC √6. Here √6 is constant, 2π is also constant parameter, so f only depends on the value of R and C, and values of R and C is given in this circuitry. Clear? ठीक है। तो R और C की वैल्यू इस सर्किट में दिया गया है। क्लियर हुआ? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं हुआ था, न्यू पैटर्न है। हालांकि ये इजी है बट
बनाए रहोगे तो प्रैक्टिस से परफेक्शन रहता है, आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा। कोई भी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिले चाहे आपको एकेडमिक एग्जाम में मिले। क्लियर हुआ? तो ये हो गया आपका सेकेंड न्यूमेरिकल। ए नाउ थर्ड, दिस इज थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। ठीक है, ये आपका क्रिस्टल ऑक्सीलेटर से है। ये क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, इसका पिक तो सेंड करूंगा। इसमें लिखा है अ क्रिस्टल हैज एल इक्वल टू 0.03 हेनरी। ठीक है, 0.33 हेनरी है, सॉरी 0.03 बोल दिया, 0.33 हेनरी एंड सी इक्वल टू 0.065 पिकोफैराड। उन्होंने ये बताया कि ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल दैट मीन्स हियर क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। ठीक है, तो उन्होंने ये बोल दिया कि ये क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल है मतलब क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का क्रिस्टल है जिसमें एल की वैल्यू 0.33 हेनरी है। ठीक है, एंड सी इक्वल टू 0.065 पिकोफैराड। कैपेसिटेंस की वैल्यू भी दे दिया क्वेश्चन वाला। उन्होंने ये दे दिया है सी एम माउंटिंग कैपेसिटेंस 1 पिकोफैराड विथ आर इक्वल टू 5.5 किलो ओम। ये 5.5 है ना, ये ऐसा है, ऐसा 5.5 किलो ओम का। ठीक है, माउंटिंग कैपेसिटेंस 1 पिकोफैराड है, रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू 5.5 किलो ओम दे दिया है। फाइंड सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड इज parallel resonant frequency. Now the third question is by what percent does the resonant frequency exceed the series resonance frequency. Now the fourth is find the quality factor of the crystal. क्वेश्चन वाले ने उस क्रिस्टल की क्वालिटी फैक्टर को भी पूछा है। किसी भी रिजोनेंस सर्किट की क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा उस रिजोनेंस सर्किट की, उस सर्किट की स्टेबिलिटी है, उसकी सेलेक्टिविटी है, वो क्या होता है, हायर होता है। ठीक है, तो एज पॉसिबल इज क्वालिटी फैक्टर शुड बी हायर, जितना ज्यादा हो सके उसकी क्वालिटी फैक्टर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन पैरामीटर्स, सबसे पहले पैरामीटर्स को लिख देते हैं। एल गिवन पैरामीटर्स फॉर क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। ठीक है, सबसे पहले लिख देते हैं एल। एल की वैल्यू क्वेश्चन वाला क्या दिया है, 0.33 हेनरी। उन्होंने पहले से एसआई यूनिट में दे दिया है। ठीक है, चलो सी की वैल्यू देख लेते हैं, 0.065 पिको फैराड। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.065 पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 और ये फैराड। ठीक है, सी एम माउंटिंग कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो 1 पिको फैराड है। यहाँ पर फिर से पी को हटाते हैं, 10⁻⁻12 और ये फैराड हो जाएगा। उन्होंने आर की वैल्यू भी दे दिया है 5.5 किलो ओम। किलो हटा देते हैं, 5.5 इंटू 10⁻+3 ओम हो गया। ये इतना पैरामीटर्स दिया है क्वेश्चन वाले ने। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है 3 क्वेश्चन इसके साथ में। उन्होंने पूछा है फर्स्ट सीरीज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। उन्होंने क्या पूछा है, सीरीज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो सीरीज रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सीरीज रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है उन्होंने। ठीक है, सीरीज रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सीरीज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ एस एंड एफ एस इक्वल टू 1/2 पाई √L इंटू सी। सिंपल सी काउंट होता है यहाँ पर, माउंटिंग कैपेसिटेंस काउंट नहीं होगा। माउंटिंग कैपेसिटेंस है वो पैरेलल रिजोनेंट कंडीशन में ही कंसीडर किया जाता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ से एफ एस में रख देते हैं। सीरीज रिजोनेंस पूछा है क्वेश्चन वाला, 2 पाई तो कांस्टेंट है, 2 पाई ही रहेगा। √L, एल की वैल्यू क्या दिया है, 0.33 हेनरी है, तो ठीक है। सी की वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन वाला, 0.065 पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12, ये ऐसा। तो एफ, इस सारे वैल्यूज को अगर कैलकुलेटर से पुट करोगे तो आपको मिलेगा
087 इंटू 10⁻+6 हर्ट्ज, ये सीरीज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने आपको यही पूछा है। ठीक है, एफएस की वैल्यू, सीरीज रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा है। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है पैरेलल रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पैरेलल रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेकंड बी, पैरेलल रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, पैरेलल रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, पैरेलल रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, पैरेलल रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफपी, एंड एफपी गिवन बाय 1/2 पाई √L। अब इसमें दोनों काउंट होंगे, C इंटू CM डिवाइडेड बाय C प्लस CM। ये टोटल कैपेसिटेंस काउंट होता है, क्योंकि पैरेलल रिजोनेंस कंडीशन में उसके पैरेलल आर्म को कंसीडर करते हैं। तो Fp = 1/2 पाई √L इंटू C इंटू CM डिवाइडेड बाई C प्लस CM। यहाँ पर रख देते हैं वैल्यूज को, 1/2 पाई। चलो, √L, L की वैल्यू 0.33 दिया है क्वेश्चन वाला। C की वैल्यू देख लेते हैं। C की वैल्यू क्वेश्चन वाला क्या दिया है, 0.065 इंटू 10⁻⁻12, ये C हो गया। CM की वैल्यू क्या दिया है, 1 पिको, 1 इंटू 10⁻12, 1 पिको हो गया। अब डिवाइडेड बाय 0.065 10⁻12 प्लस 1 इंटू 10⁻12, C डिवाइडेड बाय, ये ऐसा हो गया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, उस फार्मूले में L की वैल्यू, C की वैल्यू, CM की वैल्यू सबको रख दिया। कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करोगे तो पैरेलल रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एफपी की जो वैल्यू मिलेगा 1.121 इंटू 10⁻+6 हर्ट्ज के आसपास मिलेंगे आपको। जब कैलकुलेटर में सारे वैल्यूज को पुट कर दोगे, सी की वैल्यू पुट करोगे, सीएम की वैल्यू पुट करोगे, तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन पूछा था। तीसरा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने थर्ड क्वेश्चन ये पूछा था। ठीक है, बाय व्हाट परसेंट डज रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक्सीड्स द सीरीज रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब ठीक है, बाय व्हाट परसेंट डज द पैरेलल रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, वह दिस पैरेलल, सीरीज नहीं है, पैरेलल। इसका मतलब ये है, क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है कि पैरेलल जो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो एक्चुअल में सीरीज रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट ज़्यादा है, यही बोल रहा है। ठीक है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा परसेंटेज के टर्म में उसकी वैल्यू हो जाएगा Fp माइनस Fs, मतलब दोनों के बीच डिफरेंस निकालूंगा तभी पता चलेगा मुझे कितना ज़्यादा है, पैरेलल रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो। तो Fp माइनस Fs हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Fs। तो Fs को क्यों डिवाइड किया, क्योंकि Fs के ही रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं कि मतलब सीरीज रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में पैरेलल कितना ज़्यादा है, तो जिसके रिस्पेक्ट में जब भी बोलेंगे उसी का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इन दोनों के बीच डिफरेंस डिवाइडेड बाय सीरीज, क्योंकि सीरीज के ही रिस्पेक्ट में पूछा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और इनटू परसेंट पूछा है तो 100%, 100 से मल्टीप्लाई कर। अब Fp की वैल्यू रखो यहाँ पर, Fp की वैल्यू रखेंगे तो 1.121 इंटू 10⁻+6। Fs की वैल्यू है 1.087 इंटू 10⁻+6, दोनों मेगा में ही आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई Fs 1.087 इंटू 10⁻+6 और इंटू 100%, क्योंकि क्वेश्चन वाला बाकायदा बोल दिया है कि पैरेलल रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी सीरीज के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट ज़्यादा है, यही पूछा है। तो परसेंटेज
उसका कितना परसेंटेज आएगा 3.127 और ये परसेंट, मतलब इतना परसेंट उसमें फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होगा वो ज़्यादा रहेगा। चौथा डी जो है उन्होंने पूछा है क्वालिटी फैक्टर ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ क्रिस्टल, उस क्रिस्टल ऑक्सीलेटर में यूज्ड क्रिस्टल की क्वालिटी फैक्टर, तो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर की क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू हो जाएगा XL बाई क्या होगा R। ठीक है, XL मतलब उस सर्किट में यूज्ड इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाई R हो जाएंगे, और ये हो जाएगा ओमेगा एस एल बाई आर। अब इसको ओमेगा एस इक्वल टू मतलब क्या होता है 2π/f(s) एल डिवाइडेड बाई आर, और फाइनली इसको रख देंगे 2π, अभी एफ एस की वैल्यू निकाला 1.087 इंटू 10⁶, एल की वैल्यू 0.33 डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 409.789, ये हो जाएगा Q, और क्वालिटी फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वालिटी फैक्टर का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, क्योंकि वो सिंपली पावर का ही रेशियो होता है, पावर स्टोर्ड ऑन इंडक्टर और रिएक्टिव कंपोनेंट टू दी पावर डिसिपेटेड ऑन दी रजिस्टर, ये होता है। तो ऊपर का पावर नीचे का पावर, वाट वाट और वाट वाट कैंसिल होगा तो यूनिट लेस हो जाता है। तो क्वालिटी फैक्टर का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, ये डायमेंशन लेस पैरामीटर है। ठीक है, तो ये हो गया क्वालिटी फैक्टर। तो कोई भी क्रिस्टल ऑक्सीलेटर की क्वालिटी फैक्टर एज पॉसिबल एज हाई होना चाहिए। जितनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी फैक्टर होंगे उतना ही ज़्यादा वो सर्किट है, वो ऑक्सीलेटर है, उसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होंगे। स्टेबिलिटी ज़्यादा होंगे मतलब वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का आपका सिग्नल का जनरेशन करेगा। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ये प्रैक्टिस की सीरीज 5-6 सीरीज हो गया चलते शायद। ठीक है, तो ये है, पढ़ लेंगे। अच्छा लगा तो लाइक शेयर करो, कमेंट करो। अगर किसी को प्रॉब्लम है और किसी के पास मेरा नंबर नहीं होगा, आई थिंक सबके पास तो होगा ही, बट वीडियो को आई थिंक मेरे कॉलेज के अलावा बाकी लोग भी देख रहे हैं, बाकी कॉलेज के बच्चे, तो कुछ डाउट हो तो इसमें व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक दुर्ग के अलावा बाकी जगह के भी बच्चे देख रहे हैं आई थिंक। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा, व्हाट्सअप कर लेंगे। अगर कॉल रिसीव नहीं किया तो व्हाट्सअप में रिप्लाई आ जाएगा आपको। थैंक यू।